नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 सितंबर 2023 के डेली एडिटोरियल एनालिसिस और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं दोस्तों। साइंस एंड टेक में और एडिटोरियल में एक आर्टिकल कॉमन है, ब्लड प्रेशर की परेशानी। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ब्लड प्रेशर के ऊपर एक रिपोर्ट आई है 19 सितंबर को। इसको लेके साइंस एंड टेक के सेक्शन में शायद कल या परसों एक और आर्टिकल छपा था, और यहाँ पे आज के पेपर में दो और आर्टिकल्स है, तो इन दोनों आर्टिकल्स को कंबाइंड तरीके से पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक में एक है और एडिटोरियल में एक है। फिर एशियन गेम्स होने वाले हैं। 19वें एशियन गेम्स हांगशू नाम के शहर में शुरू होंगे, चाइना में। तो इंडिया में कैसी, मतलब इंडिया में क्या एक्सपेक्टेशंस है मेडल टैली को लेके। पिछली बार 70 मेडल जीते थे इंडिया ने, इस बार कितने मेडल जीतेगी इसको देखेंगे। फिर जिस प्रकार से एलईडी बल्ब में रेवोल्यूशन आया इंडिया के अंदर, क्या हम इंडिया के फैन मार्केट में रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं? क्योंकि इंडिया के हाउस होल्ड्स 1/3 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और इंडिया के हाउस होल्ड्स का एक मेजर चंक फैंस के थ्रू आता है। क्योंकि घरों के अंदर, चाहे वो एक अपर क्वालिटी, मतलब अपर क्वालिटी कहने का मतलब अमीर घर हो या फिर एक गरीब घर हो या फिर आप कह लिए मिडिल क्लास का घर हो, ज्यादातर घरों में जो कूलिंग रिक्वायरमेंट्स है वो पंखे से ही फुलफिल होती है। एसी यूज करते हैं आज की डेट में बड़े बड़े लोग, बट ठीक है, पंखा इज अ मेजर चंक। तो पंखे के मार्केट में किस प्रकार से डिमांड एग्रीगेशन करके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके हम अच्छी टेक्नोलॉजी सामने लेके आ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम दोस्तों अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं www.harshitdwedi.com मेरी वेबसाइट पे, या फिर मेरी जो ऐप है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, वहां पे भी मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए, आप दोनों ही जगह पे इसको जाके ऑप्ट कर सकते हो। एथिक्स टू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज की सीरीज भी लाइव है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हो। जल्दी ही वर्ड हिस्ट्री का कोर्स भी आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखेंगे भाई, कनाडा की वीजा सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि कनाडा के अंदर हमारे डिप्लोमेट्स का नंबर काफी कम हो गया है। सबसे पहले तो इंडिया कनाडा की सरकार को बोल रही है कि भैया आप डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी को एश्योर करिए, क्योंकि ओपनली कैनेडियन हिंदूज को धमकी दी जा रही है कनाडा के अंदर। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो यही एक मतलब, जब वीजा सर्विसेज को सस्पेंड किया गया इंडिया के द्वारा कनाडा में, ठीक है ना, तो कनाडा की तरफ से इंडियंस की वीजा सर्विस ना सस्पेंड हो जाए, इस बात को लेके पंजाब के अंदर पैनिक है। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, मतलब कनाडा में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जिनके वीजा ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, उनको डर है कि रिजेक्ट ना हो जाए, और जो ऑलरेडी ब्रैम्पटन जैसे शहरों में पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ कोई अटैक ना शुरू हो जाए, इस बात को लेके लोग घबराए हुए हैं। ट्रैक करना इंडिया की ग्रोथ रजिस्ट्री को, यहाँ इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडिया की जीडीपी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, इसको यहाँ पे देखेंगे। फिर चाइना, यूएस और इंडिया यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट से एब्सेंट है। ये इंफॉर्मेशन आप कैसे अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। पैनल सजेस्ट करता है कि जीपीएस ट्रैकर्स को लगाया जा सकता है प्रिजन इनमेट्स के ऊपर, उनको बेल देते वक्त, ताकि प्रिजन्स के अंदर ओवर क्राउडिंग को रोका जा सके, ठीक है ना। इसरो कोशिश कर रहा है कि वो विक्रम और प्रज्ञान को आज की डेट में जगाने की कोशिश करेगा। लूनर नाइट खत्म हो चुकी है। फिर एक साइंस एंड टेक का आर्टिकल है पीसीओएस को लेके। पीसीओएस क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इंडिया के अंदर जो बच्चियां स्ट्रेस में पढ़ रही हैं यंग समय पे, जब 12-13 साल की उम्र से आप जब बड़े होते हो, अडल्ट होते हो 25-28 साल तक, अगर आपकी पढ़ाई की वजह से आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़ रहा है, तो उससे भी पीसीओएस की कंडीशन एक लड़की को आ सकती है। तो ये आर्टिकल है, ये साइंस एंड टेक का आर्टिकल, इसको डिस्कस करेंगे। और ब्लड प्रेशर वाला साइंस एंड टेक का आर्टिकल तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, रीजन बीइंग ये एडिटोरियल के अंदर भी। तो इतने आर्टिकल्स हैं दोस्तों, सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ठाक क्वांटम में न्यूज आज आपके लिए अवेलेबल है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, और वही पीडीएफ आपको मेरे मेंटरशिप कोर्स, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि आपका हर्षित द्विवेदी एजुकेशन मेरी ऐप में अवेलेबल है, एंड्रॉयड आईओएस दोनों के ही स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप मेरी ऐप भी इस्तेमाल करो तो वहां से भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो भैया, ब्लड प्रेशर की बात की जाए, ग्लोबली अगर देखा जाए तो हाइपर टेंशन 1 in 3 इंडिविजुअल्स को इंपैक्ट करता है, और 5 लोग जिनको हाइपरटेंशन है, उसमें से 4 लोगों ने इस हाइपरटेंशन को एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं किया है। ऐसा बोलती है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, जो भी 19 सितंबर को रिलीज हुई है। तो ये ग्रिम रिमाइंडर, एक सीरियस रिमाइंडर है उन कंट्रीज के प्रति जो कि अभी तक इनफ नहीं कर पाए हैं इतने बड़े रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी को चेक में लाने के लिए। अगर आप देखो तो इन एक्सपेंसिव मेडिसिन इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल है, ओके, उसके बावजूद भी लोग मेडिसिन जल्दी खाते नहीं है। इनफैक्ट मेरा खुद का एक दोस्त है, उसको ब्लड प्रेशर हुआ, वो कह रहा है मेडिसिन नहीं खाना चाहता, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जबकि ऑब्वियस ही बात है, ये सारी बातें ऐसे ही ठीक नहीं होती। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, अगर लगातार आपका ब्लड प्रेशर
140-90 mm Hg से ऊपर रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके चलते डिजीज और डेथ बहुत है। इंडिया के अंदर हार्ट रिलेटेड कॉजेज सबसे बड़ी वजह है, कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज सबसे बड़ी वजह है डेथ और डिसेबिलिटी की। ठीक है ना भाई। इसके साथ साथ दोस्तों क्लिनिकल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर मेजर करे। अगर आप डायबिटिक हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, स्ट्रेस में काम करते हो, तो उस केस में क्लिनिकल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। हर बार आपका 140/90 के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होगे। ये जो हाइपरटेंशन के लेवल्स है ना पॉपुलेशन में, ये अंडरस्टिमेट करते हैं क्यूमुलेटिव रिस्क को। देखिए, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 का डाटा ये बोलता है कि 30 से 79 ईयर्स के 188 मिलियन एडल्ट्स को हाइपरटेंशन है। ठीक है ना। अब इन एडल्ट्स में से केवल 37% में इस हाइपरटेंशन को हमने डायग्नोस किया है। लगभग 30% को हमने ट्रीट किया है और 15% अपने हाइपरटेंशन को यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लेके आ पा रहे हैं। तो मतलब जितने लोगों को ओवरऑल यहां पे हाइपरटेंशन हो रहा है, उतने में से 15% लोग ही अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रख पा रहे हैं। अच्छा, अगर आप वुमेन और मेन को कंपेयर करोगे तो वुमेन मार्जिनली बेटर है, मतलब मेन से थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से उन्होंने अपने डायबिटीज सॉरी ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल में करके रखा है। फिर अगर आप देखो तो जो स्ट्रोक इंसिडेंस है, 1 लाख लोग पर ईयर में, हर 1 लाख लोगों पे 108 से लेके 172 स्ट्रोक्स, ये जो हार्ट अटैक से रिलेटेड स्ट्रोक्स होते हैं, ये देखने को मिल रहा है। और जो 1 मंथ केस फैटिलिटी रेट है वो 18 से 42% है अगर आपको स्ट्रोक आता है तो। फरवरी 2022 की स्टडी के हिसाब से ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में हार्ट अटैक लीडिंग कॉज था डेथ और डिसेबिलिटी का इंडिया के अंदर। एक और वजह यहां पे ब्लड प्रेशर की बताई जा रही है, एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन। 5 ग्राम से ज्यादा एक दिन में अगर आप सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो 17 से 30% ये वजह हो सकती है हाइपरटेंशन की। ठीक है ना भाई। मेंबर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव 30% रिलेटिव रिडक्शन इन मीन पॉपुलेशन इनटेक ऑफ सॉल्ट बाय 2025। मतलब जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं 2025 तक उनको ऑन एन एवरेज 30% रिलेटिव रिडक्शन करना चाहिए, किसमें? सॉल्ट इनटेक में। ओके भाई। तो इंडिया इज येट टू इम्प्लीमेंट मेनी कंपोनेंट्स ऑफ डब्ल्यूएचओ प्रिस्क्रिप्शन टू कट डाउन सॉल्ट इनटेक। डब्ल्यूएचओ ने पास्ट में भी जो प्रिस्क्रिप्शन कर रखा है कि हाँ भाई सॉल्ट इनटेक के क्वांटम को आप कम करो, अभी भी इंडिया बहुत सारे ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी 4 इंडियन स्टेट्स में, ये पब्लिश हुई थी 2021 में। इसने पाया कि हाई सॉल्ट और शुगर कंटेंट पैकेज फूड आइटम में ये भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है हाइपरटेंशन के लिए। तो फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। मतलब फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग को आप मैंडेटरी करो ताकि जो फूड्स का फॉर्मुलेशन हो वो इनकरेज हो इस बेसिस पे कि आप सॉल्ट को कट डाउन करो। लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए कि वो सॉल्ट इनटेक को कम करें। अगर वो सॉल्ट इनटेक को ज्यादा करेंगे तो ब्लड प्रेशर उनको जल्दी अफेक्ट कर सकता है, हाइपरटेंशन उनको हो सकता है। समझ गए। वैसे देखा जाए दोस्तों तो इंडिया ने हाइपरटेंशन को कम करने के लिए एक इनिशिएटिव चालू कर रखा है, IHCI नाम का, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। 5.8 मिलियन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इसमें इनरोल करा चुके हैं 27 स्टेट्स में एज ऑफ जून 2023। 48% पेशेंट्स इनरोल्ड हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, 55% इनरोल्ड हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में, जिन्होंने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया है एज ऑफ मार्च 2021। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि डेफिनेटली हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो कर ही रहे हैं। इसके बड़े स्केल पे भी हमें लगातार एफर्ट्स मारने की जरूरत है। उसी रिस्पेक्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक और आर्टिकल है साइंस एंड टेक का। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल वाले आर्टिकल में ऑलरेडी मैं कंट्रोल करा चुका हूं। यहां पे क्या दे रखा है, तो यहां पे कुछ और फिगर्स हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद हाइपरटेंशन। 1990 में 65 करोड़ दुनिया में लोग ऐसे थे, 650 मिलियन, जो हाइपरटेंशन से गुजर रहे थे। ये 1.3 बिलियन पहुंच चुके हैं, 130 करोड़ पहुंच चुके हैं 2019 तक। और इसमें से आधे से ज्यादा को पता ही नहीं है कि इनको हाइपरटेंशन है। पूरी दुनिया की बात हो रही है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से ये क्या बोला गया है कि 4 आउट ऑफ 5 पीपल विद हाइपरटेंशन आर इनएडिक्वेटली ट्रीटेड। ये तो मैंने खैर एडिटोरियल वाले आर्टिकल में बता दिया। और अगर हम कवरेज बढ़ाते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट की तो भैया हम 76 मिलियन डेथ्स को, 7 करोड़ 7 लाख डेथ्स को 2023 से 2050 के बीच में रोक सकते हैं। ठीक है ना। रिपोर्ट ये रिवील करती है कि 1990 से लेकर 2019 के बीच में हाइपरटेंशन के केसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ठीक है ना। और ये जो डबल हुए हैं इसमें से 3 क्वार्टर जो अफेक्टेड एडल्ट्स हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में है।
जहां पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का अपने आप में एक बहुत मुश्किल कॉज है, और लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में जो लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। एक स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कराई गई है, क्या इसकी, द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया एंड अ कम्युनिटी स्टडी पब्लिश्ड इन यूएस। ये हाईलाइट करती है ग्रोइंग प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इन कंट्री, इंडिया की बात हो रही, पर्टिकुलरली अमंग यंग एडल्ट्स एंड दो फ्रॉम लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो जो कमजोर बैकग्राउंड के हैं इकोनॉमिकली सोशली, और जो यंगर एडल्ट्स हैं उनके अंदर भी हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। ये रिसर्च पेपर एम्फेसाइज करता है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स इंडिया के अंदर अनडायग्नोस्ड है। वो डायग्नोज ही नहीं करवाते हैं, वो अपना इलाज ही नहीं करवाते हैं, और वो अगर अपना इलाज नहीं करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म में ये हाइपरटेंशन उनकी हेल्थ के ऊपर टॉल लेगा। फिर इस रिव्यू में एक और चीज एग्जामिन की गई है, ठीक है ना, क्या किया गया है कि भाई कैसे हाइपरटेंशन को मैनेज किया गया इंडिया में 2001 से लेकर 2020 के बीच में। तो इससे पता ये चला कि केवल 22.5% लोग ऐसे थे विद हाई ब्लड प्रेशर जिन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया 2016 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड में। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, द क्यूरियस स्टडी शोड दैट द नंबर ऑफ पीपल विद द हाई ब्लड प्रेशर इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 20.4% टू 22.8%, स्पेशली इन द एज ऑफ 15 टू 49। तो भैया क्यूरियस स्टडी ये दिखाती है कि नंबर ऑफ पीपल जिनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर है वो 20.4% से 20.8% पहुंच चुके हैं ओवरऑल 15 से 49 एज ग्रुप के अंदर। तो ये अलग अलग स्टडीज ये बता रही हैं कि 2001 से लेकर 2020 के बीच में हाइपरटेंशन का जो आप कह लो इफेक्ट है हमारी पॉपुलेशन के ऊपर, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। खास बार वो लोग जो कि गांव के इलाके में रहते हैं, ट्राइबल्स हैं, वहां पे भी लोग ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड हैं। अगर आप देखो तो बहुत सारे केसेस अगर आप स्क्रीनिंग करोगे तो पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन की कमी के कारण, मनी की कमी के कारण, ट्राइबल पीपल या फिर जो आप कह लो बिल्कुल ही बीहड़ कम्युनिटीज में लोग रहते हैं, रूरल इलाके में लोग रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि ब्लड प्रेशर जैसी कोई चीज होती है, तो क्या इलाज कराएंगे और क्या अपने आप को डायग्नोस कराएंगे। उनको तो लगता है कि हम भाई नेचर एनवायरनमेंट की गोद में रह रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, बट एक्चुअली में वो सफर कर रहे हैं। तो बेसिकली डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है हाइपरटेंशन को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, और इसको अर्जेंट बेसिस पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव सर्वेज कंडक्ट करवाई गई हैं, किसके द्वारा, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सर्वे यहाँ पे कंडक्ट की गई, जहाँ पे डॉक्टर बासु साहब ने बोला है, और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्टिंग भी ये बोलती है कि भाई बहुत सारे पीपल हैं इंडिया के अंदर जो ये जानते तक नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है, और अगर वो जान भी जाएंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कहाँ से लेना है, कैसे अपने आप को ध्यान रखना है, किस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना है इस ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं। फिर सॉल्ट इनटेक के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो काम भर की चीजें देखिए ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, हाइपरटेंशन से रिलेटेड। ये टॉपिक काफी वायरल है, काफी वायरल इन द सेंस कि यूपीएससी की जो ढंग की तैयारी कर रहे हैं वो वायरल है, जो नाच गाने वाला वायरल इंस्टाग्राम रील पे चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये सितंबर 19 को जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई ब्लड प्रेशर को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार की चीजें मैंने डिस्कस नहीं की, काम भर की चीजें सारी बता दी हैं। ओवरऑल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें आपको अब ठीक ठाक क्वांटम में मिल जाएंगी, अपने नोट्स में लिखेंगे। आगे भाई कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस के बाद फाइनली चाइना ओपन हुआ। अब चाइना में 19वें एशियन गेम्स को होस्ट किया जा रहा है, हांगझू सैटरडे में ये गेम्स शुरू होंगे। सबसे पहले 1951 में ये गेम्स नई दिल्ली में हुए थे। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो एशियाड होने वाला है, एशियन गेम्स होने वाले हैं चाइना के अंदर, 12,500 एथलीट्स इसमें जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में 11,000 एथलीट्स गए थे। हांगझू में 40 स्पोर्ट्स में कंपीट करने के लिए 12,500 एथलीट्स जाएंगे। ब्रेक डांसिंग, ई स्पोर्ट्स जैसे इवेंट 16 दिन के इवेंट में यहाँ पे डेब्यू करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे और स्पोर्ट्स हैं जैसे कि जियांकी गो, ठीक है ना। तो कुछ लोग सर्च इंजन में ढूंढेंगे कि भैया ये किस प्रकार के नए स्पोर्ट्स यहाँ पे निकल के आ गए, ठीक है ना। कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि हॉकी, आर्चरी, टेनिस, बॉक्सिंग, यहाँ पे ओलंपिक क्वालिफिकेशन स्पॉट्स भी दिए जाएंगे। पेरिस 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाला है उसका जो क्वालिफिकेशन है वो ओवरऑल इसी में होगा, मतलब जो एशियन गेम्स है इसके थ्रू ही होगा। चाइना अपने आप में एशियन गेम्स में भी और ओलंपिक्स में भी एक जाइंट है। अगर आप देखो तो लास्ट एशियन गेम्स जो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे 2018 में, चाइना ने 289 मेडल्स जीते थे, जिसमें 132 मेडल्स गोल्ड थे। जापान ने 205 मेडल्स जीते थे, साउथ कोरिया ने 177 मेडल जीते थे। उस साल 2018 में इंडिया ने 70 मेडल्स जीते थे, जिसमें 16 गोल्ड थे।
इंडिया की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। तो 2018 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे इस बार इंडिया की परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा हमारे देश में लोग एक्सपेक्ट करें। जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने बोला है कि हम होपफुल हैं कि 100 मेडल्स हम जीतेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा जी, जो कि खुद एक समय पे इन गेम्स में बहुत सारे मेडल्स जीत चुकी है मिड 1880s में, ये भी बोल रही है कि ये देश का सबसे बेस्ट एवर एशियाड होगा। हालांकि इंडिया एग्जैक्टली कितने मेडल यहाँ पे जीतने वाला है उसके बारे में हम अभी के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या है, अब एथलीट्स को ठीक ठाक क्वांटम में गवर्नमेंटल सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है, काफी सारे ट्रिप्स ये एथलीट्स अब्रॉड मार चुके हैं। 650 एथलीट्स का जत्था तो अकेले इंडिया से चाइना जा रहा है। तो एथलेटिक्स अपने आप में एक बड़ी होप है। पहली बार अगर आप देखो तो इंडिया एशियन गेम्स में एक ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के साथ जाएगा। तो इनका जो बैटल है पाकिस्तान के वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट अरशद नदीम के साथ, अब देखो ये सब बकवास होती है। पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर आ जाए तो उसको इंडिया के साथ कंपेयर किया जाने लगता है। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बट हाँ, पाकिस्तान के सिल्वर मेडलिस्ट अरशद नदीम ने भी रिसेंटली ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, हर जगह ये लोग इंडिया पाकिस्तान करते रहते हैं, आर्टिकल में कुछ भी बकवास लिखी रहती है। तो इसके आगे अगर देखा जाए, नीरज चोपड़ा एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने इंडियंस को भरोसा दिलाया कि इंडियंस इस वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं। जेवलिन थ्रोवर्स में बहुत सारे और जेवलिन थ्रोवर्स भी इंडिया की तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर अगर आप देखो तो इंडियन 4x400 मीटर रिले टीम ने भी हिस्ट्री बनाई थी जब ये फिफ्थ आए थे। एशियन रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा था कुछ हफ्ते पहले। जैस्मिन एल्ड्रिन और एम श्री शंकर ये वर्ल्ड नंबर 1 और 2 थे वर्ल्ड लॉन्ग जंप में लिस्ट में। और ट्रिपल जंपर जो प्रवीण चित्रावेल है, इन्होंने भी एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली। तो बेसिकली अगर आप देखो तो बहुत सारे इंडियन एथलीट्स ने रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कुछ ने आप कह लो डिस्करेजिंग परफॉर्मेंस भी दी है बुडापेस्ट हांगझू में, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट का भी डेब्यू हो रहा है एशियाड में, तो हो सकता है वहां पे भी हमारे पास एक मेडल आ जाए। शूटिंग और बैडमिंटन ये भी ओवरऑल इंडिया के गोल्डन शो को इंप्रूव करने की काबिलियत रखते हैं। कहां पे? एशियन गेम्स में। एग्जैक्टली इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलने वाला है। चलिए भैया अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। लाइट बल्ब मूवमेंट फॉर द इंडियन फ्लैट मार्केट। भाई अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है वो काफी ह्यूमिड होता है, ड्राई हीट देखने को मिलती है मई की। और इस ड्राई हीट के अंदर तो अब ऑब्वियस सी बात है, इस ड्राई हीट से निजात पाने के लिए जो सीलिंग फैन होता है, जो हमारा पंखा लगा होता है हमारी छत से, वो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है, मैं मेजरली पंखा ही चलाता हूँ, एसी ज्यादा चलाता नहीं हूँ। मेरे तो एसी में पैर वैर में दर्द भी होने लगता है, तो पंखे पे रिलाई करता हूँ। तो बेसिकली जो सीलिंग फैन मार्केट है वो एक चर्न आ रहा है उसमें। ठीक है ना? कुछ रेगुलेटरी चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटी इंपरेटिव्स के थ्रू ओवरऑल सीलिंग फैन के मार्केट को सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो फैन मार्केट है ना, बेसिकली ये लाइट एमिटिंग डायोड जो बल्ब है उससे थोड़ा ओवरऑल सीखने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो एनर्जी ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में, क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी के रिस्पेक्ट में जो हमारा टारगेट है कि हम अपने हार्मफुल एमिशंस को पर यूनिट ऑफ जीडीपी 45% कम करेंगे 2030 तक कंपेयर टू 2005। तो क्या एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो हाउस होल्ड्स हैं वो एक मेजर क्वांटम कॉस्ट करते हैं। जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी कंज्यूम होती है, हाउस होल्ड्स 1/3 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जिसमें से सीलिंग फैंस 90% अकाउंट करते हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। अब यहां पे काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के 2020 के सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो बेसिकली इंडिया के अंदर कूलिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला जो सीलिंग फैन है, जो पंखा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया कूलिंग एक्शन जो प्लान है वो प्रोजेक्ट करता है कि जो नंबर ऑफ फैंस इंडिया के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो अभी के लिए लगभग 50 करोड़ है और 2038 तक 100 करोड़ हो जाएंगे। तो इन फैंस के चलने से ही मेजर इलेक्ट्रिसिटी घरों के अंदर कंज्यूम होने वाली है। अब इस रिस्पेक्ट में फैन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि इंडिया का एनर्जी एफिशिएंसी रेगुलेटर है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करता है, इसने स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम बनाया, स्टार रेटिंग प्रोग्राम बनाया सीलिंग फैंस के लिए मई 2022 में। ठीक है? अब ये एक लॉन्ग अवेटेड शिफ्ट था। 2009 में एक वॉलंटरी प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था लेबलिंग के लिए फैंस का। 2022 में स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग का एक मैंडेटरी प्रोग्राम फैंस के लिए बनाया गया। ये जो 5 स्टार फैंस आज की डेट में मार्केट में बिकते हैं ना दोस्तों, ये नॉर्मल फैंस से दुगने होते हैं। अब इंडिया के अंदर, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर कोई चीज महंगी जल्दी लोग खरीदते नहीं है, सस्ती चीजें खरीदते हैं। तो अगर आप एनर्जी एफिशिएंट 5 स्टार रेटिंग के फैन दुगने दाम पे भेजोगे, जल्दी उसको कोई खरीदेगा नहीं। समझ गए?
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EECL प्लान कर रहा है डिमांड एग्रीगेशन प्रोग्राम टू सेल 10 मिलियन 5 स्टार सीलिंग फैंस। तो EESL एक डिमांड एग्रीगेशन प्रोग्राम को प्लान कर रहा है जिसके चलते 1 करोड़ 5 स्टार सीलिंग फैंस बेचे जाएंगे। ये प्रोग्राम होप कर रहा है कि जो फैन मार्केट है इसको उस तरीके से बदला जाए जैसे एलईडी लैंप्स के मार्केट को बदला गया था। एलईडी लैंप्स का मार्केट फेमस उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल उजाला प्रोग्राम के अंदर काम करता था। ये जो पर्टिकुलर उजाला प्रोग्राम इसको 2015 में लॉन्च किया गया। टारगेट क्या था इसका कि जो एलईडी लैंप के दाम थे उनको 400 से कम किया जाए, 400 से 90 लेके आया गया 3 से 4 सालों में। तो बेसिकली इस उजाला प्रोग्राम के चलते जो फैन के दाम है वो 400 से 90 आए ओवरऑल पिछले 3 से 4 सालों में। इसी रिस्पेक्ट में एक सस्टेनेबल फैन मार्केट को इंडिया के अंदर कैसे डेवलप किया जाए, तो पहले तो एक टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, डिमांड एग्रीगेशन की जरूरत है। डिमांड एग्रीगेशन में होगा क्या कि बड़े स्केल पे पॉलिसी चेंजेस होंगे, बड़े स्केल पे इनपुट रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर किया जाएगा, उसके बेसिस पे ओवरऑल फैन जैसे प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। तो बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, वो जो चीज है वो मार्केट में थोड़ी सस्ती बिकेगी, ठीक है ना। जब डिमांड एग्रीगेशन एलईडी बल्ब्स के केस में हुआ था तो वो 9 वॉट का व्हाइट लाइट एलईडी बल्ब था, बट यहां पे फैन के केस में अलग अलग पावर के फैंस इस्तेमाल होते हैं। तो टिपिकल सीलिंग फैंस में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है, 3 ब्लेड का फैन है, 4 ब्लेड का फैन है, बहुत प्रकार की यहाँ पे वैरायटीज है। अब एक टिपिकल सीलिंग फैन में टाइम टेस्टेड इंडक्शन मोटर को इस्तेमाल किया जाता है जो ज्यादातर रग्ड होती है, लेकिन ये रग्ड इंडक्शन मोटर एनर्जी परफॉर्मेंस पे कुछ लिमिट्स लेके आती है, इसीलिए यहां पे एक ब्रशलेस डीसी मोटर इस्तेमाल किया जाता है, BLDC मोटर, ठीक है ना। तो कॉमर्शियली अवेलेबल टेक्नोलॉजी इस BLDC की मोटर इस्तेमाल होती है 5 स्टार परफॉर्मेंस के फैन बनाने में, लेकिन इस पर्टिकुलर मोटर पे हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी है इंडिया के अंदर, और बाकी जो मोटर डिजाइन है वो अंडर डेवलप्ड है या फिर उस पर भी हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है। तो बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का रेगुलेशन किक स्टार्ट कर रहा है, इनोवेशन को डिमांड एग्रीगेशन कर रहा है टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक पॉलिसी के अंदर। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को कंज्यूमर को ऑफर कर पाए, कंपीट कर पाए मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन में कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, इसकी कोशिश की जा रही है। तो EESL का यहां पे इंटेंट है टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर डिमांड एग्रीगेशन इज अ वेलकम स्टेप इन द डायरेक्शन। आगे देखिए, यहां पे मैनेज करना है हमें बैलेंस बिटवीन प्राइस रिडक्शन एंड क्वालिटी। जो इंटेंस प्रेशर है ना प्राइस के ऊपर एलईडीज की, ठीक है ना, उजाला प्रोग्राम में उसने कहीं ना कहीं एलईडी के अंदर इतनी छोटी मोटी कंपनी ले आए जिन्होंने प्राइस तो कम कर दी लेकिन उस पर्टिकुलर एलईडी बल्ब की क्वालिटी को बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज किया। जी हाँ, एलईडी बल्ब की क्वालिटी को हमने 400 से 90 तो कर दिया प्राइस को, बट उसकी क्वालिटी भी बहुत हद तक बहुत सारी कंपनीज ने सीवियर बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज की। बहुत सारे फेल्योर रेट देखने को मिले, एलईडी बल्ब खराब हो जाते थे घरों के अंदर। अब इस प्रकार के फेल्योर अगर हमें फैन में देखने को मिलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, आप नेचुरली सोचो दोस्तों, आपके घर के अंदर अगर एक बल्ब खराब होता है, आप नया बल्ब लेके आए, बल्ब बदलने में कितना समय लगता है आपको पता है, कोई खास टाइम नहीं लगता। लेकिन जब बात आती है सीलिंग फैन बदलने की, आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। सीलिंग फैन को बदलना अपने आप में बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट होता है, स्टूल लगा के चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ेगा। अगर आप खुद बेसिक इलेक्ट्रीशियन आपको आती है तो आप भी बदल सकते हो, लेकिन उसमें दिमाग लगता है, समय लगता है, थोड़ा फिजिकल एफर्ट लगता है। बल्ब बड़े आराम से बदल जाते हैं। तो ओवरऑल बल्ब की जो प्राइस कम करने से उसमें जो क्वालिटी में इफेक्ट आया था और फेल्योर रेट आए थे, उस प्रकार का फेल्योर रेट हम फैन मार्केट में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फैन में डिमांड एग्रीगेशन थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, और फैन की जो सप्लाई है वो ज्यादा क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्योंकि फैन रिप्लेसमेंट उतना आसान नहीं होगा जितना बल्ब रिप्लेसमेंट था। तो हमें हाई क्वालिटी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लेके आनी पड़ेगी हाई एफिशिएंसी फैंस के लिए। देखिए क्या है, जो ग्रोथ है ना एलईडी मार्केट की, वो नए मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड्स पे डिपेंडेंट थी। नो डाउट हम इंपोर्ट डिपेंडेंस के ऊपर आके कंपोनेंट्स की कहीं ना कहीं अपनी बल्ब्स की एफिशिएंसी को बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज कर बैठे दाम करने के चक्कर में, लेकिन हम ये फैन में नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए 2021 में इंडिया ने 5 मिलियन फैंस एक्सपोर्ट भी किए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, नेपाल को, घाना को, श्रीलंका को, सूडान को, इराक को। तो आगे आने वाले समय में मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमको फैंस में लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि फैन को हमें डोमेस्टिक मार्केट में बेचना है, इसको हमको एक्सपोर्ट भी करना है। तो इंटरनेशनल वंस के साथ जो हमारे डोमेस्टिक आप कह लो स्टैंडर्ड्स हैं फैन के रिस्पेक्ट में, वो सिंक्रोनाइज करने जरूरी हैं। इसलिए स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम जो है फैंस का, इसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 30% इंडिया का जो सीलिंग फैन मार्केट है ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर एफिशिएंट फैंस बनाना, उनको सस्ते में बेचना,
और सस्ते में बेचने के लिए आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करना पड़ेगा। स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज से मार्केट मॉनिटर करवा के ऑथेंटिक एनर्जी परफॉर्मेंस वाले लेबल्स को लगवाना इन फैम पे, नॉन कॉम्प्लाइंट मॉडल्स को मार्केट से बाहर निकालना, एनर्जी एफिशिएंट कॉम्प्लाइंट मॉडल्स को, एफिशिएंट मॉडल्स को फैन में लेके आना, ये सब करना है। नहीं तो वल्नरेबल पॉपुलेशन सस्ते फैन खरीदेगी, वो फैन जल्दी खराब हो जाएंगे, उनका भी खर्चा होगा, उनको रिप्लेस करना इनकन्वीनियंट होगा, एक एक्स्ट्रा एक कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना। अब सोचो 1000 रुपए का पंखा लिया और वो खराब हो गया, तो इंसान सोचेगा ना कि यार इससे अच्छा तो 1500 का पंखा लेके गए थे, अब इस 1000 के पंखे को बार बार बनवाते फिर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, नया 1000 या 1200 का पंखा खरीद रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई। तो एलईडी बल्ब की प्राइस कम करने में जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी वो फैन में हमें नहीं करनी। मेंटरशिप कोर्स आई होप आप देख चुके हैं दोस्तों। एक बार www.harshitdwedi.com वेबसाइट पे जाके इस मेंटरशिप कोर्स को रेफर करें। करंट अफेयर्स एनालिसिस पे आ जाते हैं दोस्तों। वीजा सर्विसेज पोस्ट अमस्ट कनाडा टसल। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला है कि जो इंडियन मिशन इस समय पे कनाडा में है उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग भाई देखो यहां पे इफेक्ट हो गई, क्योंकि एक तो इन इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर खतरा है, तो ये इंडियन डिप्लोमेट्स अभी के लिए टेम्परेली वीजा इशू नहीं कर पाए। एमईए के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची साहब ने बोला है कि इंडिया प्रेफर करेगा पैरिटी इन पोस्टिंग ऑफ डिप्लोमेट्स इन ईच अदर्स मिशन। जितने कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर है लगभग उतने ही इंडियन डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर होंगे। अगर कनाडा अपने नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स को इंडिया के अंदर कम कर रहा है तो इंडिया भी अपने नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स कनाडा के अंदर नेचुरली कम कर देगा। नई दिल्ली ने यह भी बोला है कि हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जस्टिन ट्रूडो की सरकार की तरफ से जहां पे ओवरऑल उनका ये एलिगेशन सच हो इंडिया के अगेंस्ट कि हरदीप सिंह निजार जो कि केटीएफ का चीफ था इसको मारने में इंडियन एजेंट्स का हाथ है। कनाडा को इंडिया बोल रहा है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक राइट्स को आप अपहोल्ड करिए, इंश्योर करिए इंडियन डिप्लोमेट्स की सेफ्टी को। सिक्योरिटी थ्रेट्स हाई कमीशन और कंसुलेट्स कनाडा के अंदर इंडिया के सफर कर रहे हैं फ्रॉम खालिस्तानी एलिमेंट्स, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग यहां पे अफेक्ट हो रही है और आप बहुत हद तक खालिस्तानी कॉज के लिए इंक्लाइंड नजर आ रहे हो। आप ओवरऑल हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी को एश्योर कर पाओगे, इस बात को देखो। अभी रिसेंटली सुखदोल सिंह को भी मार दिया गया खालिस्तानी था, तो गैंग वॉर्स के चलते आपके देश में लोगों की मृत्यु हो रही है, उसका इल्जाम आप इंडियन गवर्नमेंट के मत्थे मर दो, वो कोई लॉजिक नहीं है। फिर अगला, इंडिया सस्पेंशन ऑफ वीजा सर्विसेज इन कनाडा क्रिएट्स पैनिक इन पंजाब। देखिए इंडिया ने सस्पेंड कर दिए हैं वीजा सर्विसेज कनाडा के अंदर, ठीक है। अब इससे होगा क्या, डर इस बात का है कि कनाडा रिस्पॉन्ड करे। अगर कनाडा ने इंडियंस के लिए वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया तो इससे क्या होगा कि वो बच्चे जो कि एस्पायर कर रहे हैं पंजाब से कनाडा में, और केवल पंजाब से ही क्यों दोस्तों, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों से बच्चे पढ़ लिखा के कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सरबी प्रिया आत्री करके एक संगरूर बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, इन्होंने हिंदी को बताया कि स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज और बाकी ट्रेवलर्स थोड़े विजिबली एजी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वीजा अप्रूवल हो चुका है, उनको बस कुछ दिन बाद फ्लाइट पकड़नी थी, ठीक है ना। अब उनको डर लग रहा है कि कहीं वीजा रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं एकदम से कनाडा की तरफ एक नोटिफिकेशन आए और वो बोले वीजा रिजेक्ट, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कॉलेजेस वगैरह को एडवांस में फीस भी दे चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ लोगों के बच्चे ऑलरेडी कनाडा के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे अगर आप देखो तो जगतार चंद मियांवाल अरियां विले जलंधर की, इनकी बेटी कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में ऑलरेडी 3 साल का कोर्स कर रही है कंप्यूटर साइंस का। तो अब ऑब्वियस ही बात है उसकी सेफ्टी पे बात आ जाए तो, चूंकि यहां पे केंद्र की सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि जो लोग कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनके अगेंस्ट अटैक हो सकता है, वो अटमोस्ट कॉशन को एक्सरसाइज करें। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। रीजन बीइंग कनाडा में फेस्टिवल सीजन आ रहा है और बहुत सारे पंजाबी कैनेडियन सिटीजनशिप ले चुके हैं, तो बहुत सारे लोग पंजाब से कनाडा में फेस्टिवल सीजन से उनको विजिट करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में इस इनसिक्योरिटी के माहौल में चीजें ठीक सी नजर नहीं आ रही, इतना ज्यादा आप कह लो डिस्ट्रस्ट का माहौल सही नहीं है। फिर अगला, ट्रैकिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। यहां पे क्या बोला जा रहा है, अगर आप इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करो, किसी भी देश की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करो, तो आप जीडीपी के रिस्पेक्ट में उसको मेजर करोगे। या तो आप क्वार्टरली जीडीपी देखोगे, 3 महीने के जो फिगर्स आते हैं अलग अलग क्वार्टर्स के, क्वार्टर 1 जो कि अप्रैल मई जून का है, क्वार्टर 2 जुलाई अगस्त सितंबर का है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर होते हैं। इनकी जीडीपी मेजर करते हो, पूरे साल की जीडीपी मेजर करते हो। इस जीडीपी की फिगर्स को, डाटा को इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालता है। तो बेसिकली इन जीडीपी फिगर्स को यहां पे कंपेयर किया गया। जो क्वार्टर 1 का डाटा है जीडीपी ग्रोथ का, फाइनेंशियल ईयर 2024 अप्रैल टू जून क्वार्टर 1, इसमें नॉमिनल ग्रोथ रेट 8% है और रियल ग्रोथ रेट 7.8% है। ओवरऑल साल की ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड है इंडिया में वो 6.5% है।
एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट क्वार्टर में 3.5% पे ग्रो करेगा, और जो सर्विसेज इंडस्ट्री, फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, वो 12.2% ग्रो करेंगी। तो काफी अच्छी ग्रोथ रेट नजर आ रही है। लेकिन ऑथर यहां पे डाउट उठा रहा है। ऑथर बोल रहा है कि एनएसए इनकम अप्रोच को अपना रहा है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है दोस्तों, अगर आपने मेरी रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की सीरीज देखी है, तो मैंने वहां पे आपको बहुत से तरीके बता रखे हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के। उसमें से एक तरीका होता है इनकम अप्रोच, एक होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। इनकम अप्रोच में क्या होता है कि ओवरऑल अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों ने, फैक्ट्रीज ने कितनी इनकम कमाई, कितना पैसा कमाया। एक चीज होती है कि उन्होंने कितना खर्चा किया, तो कितना कमाया उसके बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट करना, और कितना खर्चा किया उसके बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट करना। और दोनों ही तरीके से इन एसेंस ओवरऑल एक ही फिगर सामने निकल के आएगा। बट इनकम अप्रोच से जो फिगर सामने निकल के आ रहे हैं वो ये है। और ऑथर ये बोल रहा है कि अगर आप एक्सपेंडिचर अप्रोच से इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो 4.5% की हेडलाइन ग्रोथ देखने को मिलेगी, ना कि 7.8% की Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। अब ये तो बहुत अजीब सी बात होगी कि भाई ये क्या बकवास चल रही है। इनकम अप्रोच से 7.8% की ग्रोथ, एक्सपेंडिचर अप्रोच से केवल 4.5% की ग्रोथ, तो ये क्या स्कैम चल रहा है। तो भाई देखिए, यहां पे ऑथर बोल रहा है कि कुछ चीजें गड़बड़ हुई हैं। पहली बात तो प्राइस डिफलेटर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द डिफलेटर इज मेंट टू एडजस्ट ग्रोथ फिगर्स व्हेन दे आर ओवरस्टेटेड बाय इन्फ्लेशन। In case deflation due to falling commodity prices reflected in the wholesale price index has worked to overstate the real growth. ऑथर यहां पे कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई देखिए, बढ़े हुए इन्फ्लेशन के हिसाब से जब फिगर्स यहां पे रिपोर्ट किए गए, ठीक है ना, और उसके बाद जो गिरे हुए होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन थे उससे कम अकाउंटिंग करके फाइनल जो जीडीपी का फिगर निकाला गया वो बढ़ा हुआ था। मतलब जो जीडीपी का फिगर यहां पे इन्फ्लेशन से अकाउंट करके निकाला गया, उसमें से जो इन्फ्लेशन यहां पे एलिमिनेट किया गया है ना, वो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन एलिमिनेट किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा कम देखने को मिला है कुछ रिसेंट महीनों में, जिसके चलते ओवरऑल जीडीपी आपको इन्फ्लेटेड नजर आ रहा है। एक्चुअली में जीडीपी इतना इन्फ्लेटेड है नहीं। एक ऑथर ये कह रहा है, मतलब इनका कहना है कि सरकार ने इन्फ्लेशन में और कॉस्ट अकाउंटिंग में और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में कुछ गेम खेला है, जिसके चलते ओवरऑल हमको जीडीपी ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है। एक तो ये बात बोल रहा है। दूसरा उनका ये बोलना है कि कोविड 19 के चलते जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इकोनॉमी कम हुई थी, उसका बेस इफेक्ट आज भी इफेक्ट डाल रहा है। उतना इंपैक्ट नहीं डाल रहा जितना इसने 2021-22 में, 22-23 में डाला था, बट 2023-24 में भी इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और आगे आने वाले समय में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे होने वाले हैं नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल के दाम को $100 पर बैरल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगस्त में गिरती हुई नजर आई है, चूंकि डीजल का कंजम्पशन 3% कम होता नजर आया है। और सबसे बड़ा पैरामीटर जो यहां पे ऑथर बता रहा है वो है रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस। गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है ना, डायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू घटता नजर आ रहा है। खास बात दोस्तों यहां पे ये कि गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, कस्टम्स जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का वो घट रहा है। जब भी ओवरऑल एक देश में डेवलपमेंट होता है, उसकी जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी जितने प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, कम से कम उतने ही प्रोपोर्शन से उसका इनकम टैक्स कलेक्शन या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए। समझ गए बात को, उससे ज्यादा ही बढ़ना चाहिए। तो यहां पे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है या रुका हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आपका कम हो रहा है और रिग्रेसिव टैक्सेशन आपका बढ़ रहा है। तो ये भी एक प्रकार की स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इकोनॉमिक फिगर्स में कुछ घपलेबाजी करके यहां पे ग्रोथ रेट को बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि ग्रोथ रेट उतनी बढ़ती नहीं नजर आ रही। ये भी बात यहां पे बताई जा रही है, ठीक है ना। तो टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम हो रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, तो ये ओवरऑल दिखाता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कम हो रहा है, रिग्रेसिव टैक्सेशन बढ़ रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि एक्चुअली में इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही। तो बेसिकली मेटिकुलस एनालिसिस के आधार पर ऑथर ये बोल रहा है कि Q1 में फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो इकोनॉमिक ट्रांसक्रिप्ट आई है वो ओवर इम्बैलेंस्ड है। एक्चुअली में इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोचेस में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी नजर आ रही है, जिससे जो ऑप्टिमिस्टिक नैरेटिव इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में दिखाया जा रहा है उतना है नहीं। टैक्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री हमको बहुत अजीब प्रकार की देखने को मिल रही है। इसलिए ओवरऑल जो रीजन फिगर इकोनॉमिक ग्रोथ की हमें दिखाई जा रही है, एक्चुअली में उतनी वो है नहीं। फिर एक न्यूज है यहाँ पे, चाइना, यूएस एंड इंडिया एब्सेंट इन यूएस क्लाइमेट एम्बिशन समिट।
इस पर्टिकुलर न्यूज में मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बात करूंगा। इस पर्टिकुलर न्यूज को आप इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट में जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए ना कि दुनिया भर की कंट्रीज किस प्रकार से एंगेज कर रही है इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 2 में पूछ दिया जाए कि दुनिया भर की कंट्रीज किस प्रकार से क्लाइमेट समिट में एक दूसरे के साथ एंगेज कर रही है, क्या इफेक्टिवली एंगेज कर भी रही है कि नहीं कर रही है, तो वहां पे एक नेगेटिव एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो कि जब यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ न्यूयॉर्क में एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो दुनिया के 3 सबसे बड़े एमिटर्स यूएस, चाइना और इंडिया, इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो एक काफी अच्छा पॉइंट है, इसमें आप इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हो, आप एक जनरल पॉइंट दे रहे हो। इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में, ग्रीन हाउस गैसेस की मॉनिटरिंग के नेगोशिएशंस में जितने भी बड़े एमिटर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यहाँ पे चाइना, यूएस, इंडिया ने यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। यह दिखाता है कि ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट है और ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कंट्रीज कभी कभी एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली एंगेज नहीं करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस न्यूज को इस्तेमाल कर सकते हो, इस न्यूज में और काम का कुछ भी नहीं है। प्लस जब ये मीट यहाँ पे हुई तो 34 स्टेट्स और 7 इंस्टीट्यूशंस को फ्लोर ऑफ द डे दिया गया। फ्लोर ऑफ द डे देने का मतलब यह है कि आपको ओवरऑल फ्लोर पे आके बोलने का मौका दिया गया। आगे चलते हैं, ठीक है। पैनल सजेस्ट जीपीएस ट्रैकर्स टू रिड्यूस ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन। देखिए, पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंड किया है कि एंकल ट्रैकर्स और ब्रेसलेट्स प्रिजन इनमेट्स के पैर पे लगाना जरूरी है, ठीक है ना। ओवरक्राउडिंग हो रही है प्रिजन्स में, तो प्रिजन्स की ओवरक्राउडिंग को कम करने के लिए कई बार क्या होता है, बेल दी जाती है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी से मदद से कॉस्ट इफेक्टिव ब्रेसलेट्स या एंकलेट ट्रैकर्स हम लोग बना सकते हैं। इन ट्रैकर्स को हम प्रिजनर्स के कमर पे या फिर ओवरऑल पैर वगैरह में लगा सकते हैं और उसके बाद उनको बेल दी जा सकती है। देखिए क्या होता है कि ओवरऑल एक पर्टिकुलर कैदी को कब बेल नहीं दी जाती है, जब इस बात का डाउट हो कि वो बेल पे जेल से बाहर निकलने के बाद केस को अनड्यूली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, दूसरा कोई क्राइम कमिट करेगा या विटनेसेस को इंटिमिडेट करेगा, तो इन कंडीशंस के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेल नहीं दी जाती है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और जेल में ओवरक्राउडिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यह अच्छा आइडिया दिया गया है कि एक एंकलेट लगा दो, वो एंकलेट में उस पर्टिकुलर बिजनेस की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस एंकलेट को उतार नहीं पाएगा, ठीक है ना, और आप उसकी इफेक्टिवली ट्रैकिंग भी कर पाओगे, उसको आपको जेल में रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि ये बोला जा रहा है कि कंसेंट भी लेनी जरूरी है यहां पे इनमेट की। वॉलंटरी बेसिस पे अगर आप इनमेट की कंसेंट लेके इस प्रकार का ट्रैकर लगाओ तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि अब उस ट्रैकर के आधार पर कोई प्रिजनर जेल के बाहर निकलता है, मूवी हॉल में जाएगा, पता चला वहां पे स्कैनिंग हुई तो ट्रैकर के पकड़े गए, मूवी हॉल में नहीं कुछ नहीं दिया, घर में कोई मिलने आ रहा देख रहा ट्रैकर जुड़ा हुआ है तो मजाक उड़ रहा है, तो एक इंसान की डिग्निटी के ऊपर भी बात आ जाती है। तो ये पूछना जरूरी है और उसका कंसेंट लेना जरूरी है। हालांकि लोग जेल से बाहर निकलने के लिए बेल के लिए कंसेंट दे ही देंगे, तो वो डिपेंड करता है जगह जगह पर। फिर अगर देखो तो ओवर क्राउडिंग और जो डिलेड जस्टिस है ये एक प्रेसिंग कंसर्न बन चुका है। सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है यहां पे प्रिजनर्स के लिए और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। देखिए क्या है, जो प्रिजनर्स हैं ओवर क्राउडेड जेल्स के, उनको दूसरी जेलों में ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसी जेलों में जहां पे वैकेंट सेल्स हैं। अभी भी जेलों में 2G और 3G सिग्नल को ब्लॉक करने वाले ही जैमर लगाए, 4G 5G सिग्नल को ब्लॉक करने वाले जैमर नहीं है। जेल के अंदर सबसे ज्यादा स्मगल होने वाला डिवाइस है मोबाइल फोन। इट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्राबैंड आइटम, क्योंकि इस फोन के थ्रू ये जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट कर सकता है, जेल वाला कुछ उल्टा सीधा काम कर सकता है। प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स डाटा अगर आप देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2021 का, 1319 प्रिजन है इंडिया के अंदर, जिनकी कैपेसिटी है 4,25,609, बट एक्चुअली इनमेट्स जो जेल के अंदर बंद है वो 5,54,034 है। 130.2% कैपेसिटी रेट चल रहा है। अंडर ट्रायल प्रिजनर से 4,27,165, जिसमें से कन्विक्टेड प्रिजनर से 1,22,858। तो अगर 4,27,165 है तो इसमें से एक बड़े क्वांटम को यहाँ पे बेल दी जा सकती है, और उन बेल दिए जाने वालों के ऊपर ये जो एंकलेट वगैरह ट्रैकर लगाया जाता है तो अपने आप में अच्छी होगा। फिर गुजरात और आंध्र प्रदेश की सरकारें ये बोल रही हैं कि बहुत सारी कॉलोनियल एरा जेल्स हैं, बहुत डायलिपिटेटेड कंडीशंस में। इनफैक्ट अगर आप देखो तो महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जावरचंद मेघनानी, ये सब साबरमती जेल में बंद थे। इस जेल को ओवरऑल एक पर्टिकुलर म्यूजियम में बदलने की डिमांड चल रही है। तो जेल के ओवरऑल रिसर्जेंस को लेके, रिफर्बिशिंग को लेके भी यहाँ पे डिमांड्स लगातार निकल के आ रही है। अब रिफर्बिश क्या करोगे जब ओवरऑल उस हमारे पास जितनी जेल है उससे 130% कैपेसिटी चल रही, 30% एक्स्ट्रा लोगों को वहां पे स्टाफ करके रखा गया, और उसके ऊपर से अगर आप देखो तो 30% अंडर स्टाफ है जेल। मतलब उन जेल के अंदर कैदी ज्यादा है और उनका ध्यान रखने वाले जो जेलर वगैरह स्टाफ है वो कम है।
तो अपने आप में आप जेल जितनी है उनको भी बंद नहीं कर सकते, उसके इनमेट्स को कहां भेजोगे? फिर इसरो होपिंग टू वेक अप विक्रम एंड प्रज्ञान टुडे। लूनर नाइट खत्म हो चुकी है, विक्रम और प्रज्ञान लैंडर को जगाने की कोशिश की जाएगी। स्लीप मोड में है ये 4 सितंबर से। अगर इनको 2 सितंबर में प्रज्ञान स्लीप मोड में था, 4 सितंबर में विक्रम स्लीप मोड में था। अगर हम इनको जगा पाते हैं तो ये फर्दर एनालिसिस कर पाएंगे। चांसेस तो देखिए कम है, क्योंकि इसके लिए पूरी तरीके से विक्रम और प्रज्ञान रेडी नहीं थे, बट अगर ऐसा हो पाता है तो इट विल बी अ बिग सक्सेस। फाइनली आगे चलते हैं। पीसीओएस हिडन टॉल ऑफ एकेडमिक प्रेशर ऑन एडोलेसेंट गर्ल्स। अच्छा आर्टिकल है ये, और इनफैक्ट ये आर्टिकल अवेयरनेस के लिए ज्यादा है, खासकर यंग वुमेन के अवेयरनेस के लिए ये आर्टिकल बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई यंग वुमेन सुन रहा है तो ये आर्टिकल बहुत काम का है। एक प्रॉब्लम होती है लेडीज में जिसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस। समझे? इसमें होता क्या है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो अल्ट्रासाउंड के स्कैन के बेसिस पे बताती है कि ओवरी के ऊपर एक सिस्ट टाइप की हो गई है, जो कि कभी कभी पेनफुल हो जाती है। कभी कभी इस सिस्ट के चलते एक लेडी की जो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। और खास बात दोस्तों ये है कि जो वजह बताई जा रही है पीसीओएस के होने की, एक वजह यह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस और एकेडमिक स्ट्रेस। इंडिया में बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर काफी स्ट्रेस डाला जाता है। अगर आप सितंबर की बात करो तो ये पीसीओएस अवेयरनेस मंथ है। एक कंसर्निंग रियलिटी बाहर निकल के आ रही कि एकेडमिक प्रेशर अननोइंगली रोल प्ले कर सकता है एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस में। इस साइलेंट हेल्थ क्राइसिस का नाम है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम यंग गर्ल्स को हो सकता है। इसके डेवलपमेंट के चांसेस उन यंग गर्ल्स में बहुत हद तक बढ़ सकते हैं जो क्लासरूम से स्ट्रेस के माहौल में जी रहे हैं। ठीक है ना? ये डॉक्टर ने आर्टिकल को लिखा है, उन्होंने बोला है कि अगर कोई लड़की, छोटी बच्ची हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में, सेल्फ केयर डिप्राइव्ड लाइफस्टाइल में, जहां पे वो कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही, एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रही, एक हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रही, डेली एक्सरसाइज नहीं कर रही, स्ट्रेस रिडक्शन नहीं कर रही, उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उसके अंदर पीसीओएस की ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इंडिया के अंदर तो वैसे भी कॉम्पिटिटिव एजुकेशनल माहौल है, लड़कियों का वैसे ही पढ़ना मुश्किल है, और जो थोड़ा बहुत लड़कियां पढ़ के आगे निकल भी गई वो स्ट्रेस के माहौल पे निकली। एजुकेशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ सब कुछ उनकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है? तो ये सब बातें आप बताई गई। 1 in 5 वुमेन इन इंडिया ये ग्रैपल कर रही है पीसीओएस से। 60% ऑफ दोज सीकिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट डूइंग ड्यू टू पीसीओएस रिलेटेड प्रॉब्लम। गायनेकोलॉजिस्ट नेशन वाइड ओवरऑल देख रहे हैं कि ये कंडीशन ऑन द राइज है। पीसीओएस का कोई एक सिंगल नोन कॉज नहीं है। ये इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, ओबेसिटी की भी हो सकती है, और आपका खुद का हेल्दी डाइट ना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, हमेशा स्ट्रेस में रहना। और स्ट्रेस तो इंडिया के अंदर बड़ा ही कॉमन बात है। अब इंडिया इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि हर लेवल पे कंपटीशन है। ओवरऑल एक छोटी सी स्कॉलरशिप भी जीतनी हो 500 क्लासरूम टेस्ट में तो बच्चों को यहाँ पे compete करना पड़ जाता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना, ठीक है ना, काफी मुश्किल होता है। वो स्ट्रेस के माहौल में पढ़ ही रहे होते हैं। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हैं, माँ बाप की मदद करवा रहे हो, जो थोड़ा बहुत समय मिल रहा है उसमें पढ़ रहे हैं। 30 से 45 मिनट का अगर आप देखो तो फिजिकल एजुकेशन क्लासेस मैंडेटरी किया गया है 2022 के इंडियन रिपोर्ट कार्ड टीम के द्वारा। बट प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि इसमें भी ओवरऑल किसी केमिस्ट्री या मैथ की क्लास वगैरह करा दी जाती है ओवरऑल सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। फिर यह भी बोला गया है डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन के आधार पर कि एक हफ्ते में कम से कम 3 बार 60 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज तो किसी ना किसी इंडिविजुअल को करनी ही, चाहे वो लड़का लड़की हो, हेल्दी रहने के लिए। वो भी नहीं हो पाता। फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस के थ्रू जो फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस की अवेयरनेस है वो भी नहीं दे पाते हैं आप, और ऊपर से इतने स्ट्रेस के माहौल में एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो पाती। और इसके चलते एक कंडीशन ट्रिगर हो सकती है, ये स्ट्रेस एक कंडीशन ट्रिगर कर सकता है पीसीओएस की इंडियन एडोलेसेंट में, और फिर वो कंडीशन इनफर्टिलिटी की सिचुएशन लेके आ सकती है ओवरऑल एक मैच्योर्ड वुमेन की बॉडी के अंदर। तो इसको शुरुआत में समझ के एक्सरसाइज वगैरह से के थ्रू अपनी हेल्थ वगैरह पे ध्यान रखे, एक्शन लेने की जरूरत है। थैंक यू फॉर